एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि सभी को पता है कि इस पर हिंदी की क्लास चलती थी और वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी, यानी पर्यावरण हम पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल के कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, यानी जैव विविधता क्या है। उसके बाद जैव विविधता की खोज किसने की थी, यानी इसके बारे में किसने बताया था। खोज करने के मतलब से, यानी खोज करने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें हमारी इस दुनिया में है नहीं, चीज़ें मौजूद है, हम तक नहीं पहुंची हुई है। तो जो व्यक्ति हम तक लेकर आते हैं या जो व्यक्ति उसे देखते हैं, उसे कोई नाम देते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसको उसका आविष्कारकर्ता या उसका जनक मान लिया जाता है। तो वैसे ही देखेंगे कि जैव विविधता के जनक कौन है, यानी जैव विविधता किसने ढूंढा था। आइए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है और बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता है। जैव विविधता है क्या, तो सबसे पहले दिया गया है कि जैव विविधता क्या है। तो जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं, किसी भी प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जीवों में जो भिन्नताएं होती हैं वो किसी भी प्राकृतिक आवास में हो। अब जीव का मतलब या तो जीव यानी जंतु और पादप दोनों से लिया जाता है, दोनों ही हमारे लिए जीव हैं, जिसमें जंतु में मनुष्य भी शामिल है और कई सारे जानवर, यानी जितने भी हम जानवर देख रहे हैं वो सभी जंतु, और पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सभी क्या है, तो ये सभी बायोडाइवर्सिटी ही है। तो इनमें जो भिन्नताएं होती है, वनस्पति और जंतु में जो भिन्नताएं होती है, यही बायोडाइवर्सिटी है, यही जैव विविधता है। आइए इसे पूरी तरीके से देखते हैं। कह क्या रहा है, कहा जाता है कि जीवों में पाए जाने वाले भिन्नता किसी भी प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव कैसे भी हो सकते हैं, जंगली भी हो सकते हैं या पालतू भी हो सकते हैं। उसके बाद है जंतु एवं पादप। जंतु में सभी जंतु आ जाते हैं और पादप में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी को लिया जा रहा है कि प्रजातियों की बहुलता जैव विविधता कहलाती है। मतलब जैव विविधता साफ है कि जैव विविधता क्या है, तो जंतु कैसे भी हो, प्राकृतिक आवास में जितने भी जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो पालतू हो या जंगली हो, उसके साथ साथ मनुष्य जो है, पेड़ पौधे, ये सभी क्या कहलाएंगे, इनमें जो भिन्नताएं पाई जाती है, इनमें जो भिन्नताएं हैं वही क्या कहलाएगी, जैव विविधता कहलाएगी। भिन्नता से तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई एक जाति हो, सपोज दैट अगर हम पादप में लेते हैं, तो अगर हम आम के पौधों को ही ले लें तो उन पौधों में कई सारी क्वालिटीज होती है। एक जाति है उसकी, एक जाति है आम, और उसमें कई सारी क्वालिटीज होती हैं। वही क्वालिटीज जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता के स्तर, तो जैव विविधता का स्तर क्या है, तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला है सामुदायिक जैव विविधता, दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा क्या है, आनुवांशिक जैव विविधता। मतलब जैव विविधता के 3 स्तर हैं। पहला सामुदायिक जैव विविधता, दूसरा पहला क्या होगा, सामुदायिक जैव विविधता, दूसरा प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा आनुवांशिक जैव विविधता। आइए देखते हैं कि सामुदायिक जैव विविधता क्या है। सामुदायिक जैव विविधता को कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ सामुदायिक जैव विविधता क्या होगा, तो सामुदायिक जैव विविधता को अंग्रेजी में हम कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कभी कभी कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी को इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में भी लिख दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ये क्या कह रहा है कि किसी खास वातावरण, कोई भी वातावरण हो सकती है लेकिन खास हो, कोई एक मौसम हो, मौजूद अलग अलग तरह के पौधों और जानवरों की विविधता, साथ ही उनकी आपस में होने वाली अंतर क्रियाएं सामुदायिक जैव विविधता होती है। कोई भी वातावरण होगा, कोई खास वातावरण होगा, और उस वातावरण में जो मौजूद होते हैं अलग अलग तरह के जंतु या पौधे, जानवर या पौधे जो पाए जाते हैं अलग अलग वातावरणों में, और उनके बीच जो अंतर क्रियाएं होती है, यही क्या कहलाएगा, तो सामुदायिक बायोडाइवर्सिटी, यानी सामुदायिक जैव विविधता, कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। दूसरा हमारे पास प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता क्या है, तो प्रजातीय जैव विविधता होगा किसी खास जगह पर होने वाली
होने वाली प्रजातियों की संख्या और उसमें मौजूद विविधता प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। यानी प्रजातीय जैव विविधता क्या है? तो प्रजातीय जैव विविधता कहा जा रहा है कि किसी भी खास जगह पर होने वाली प्रजातियों की संख्या और उसमें मौजूद विविधता। नहीं, किसी भी खास जगह पर अगर किसी प्रजाति और उसकी संख्या में जो परिवर्तन होता है, जो भिन्नता होती है या जो विविधता होता है, वही क्या कहलाएगा? तो वही प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। प्रजातीय जैव विविधता क्या होगा? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता, मतलब पृथ्वी पे जो जीव पाई जा रही है उसमें जो विविधता होगा वही क्या होगा? तो वो प्रजातीय जैव विविधता कहलाएगा। साथ यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता ही क्या कहलाएगी? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता ही प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। दूसरी टॉपिक से हम देखते हैं यहाँ की प्रजातियां एक दूसरे से अलग होती है। यहाँ बात क्या हो रहा है कि जितनी भी प्रजातियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। क्या? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता, पृथ्वी में जो भी जीव पाए जा रहे हैं उसमें जो विविधता होगी, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसमें जो भी विविधता होगी वह क्या कहलाएगा? तो वह प्रजातीय जैव विविधता कहलाता है। अगला बात करते हैं कि प्रजातियां एक दूसरे से अलग होती हैं। जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी एक दूसरे से अलग होती है। कोई भी प्रजातियां एक सेम समान नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस होता है। कुछ प्रजातियों में उनकी जीन्स समान होते हैं, अगर उसमें 1% भी या 0.1% के बराबर भी अगर भिन्नता होती है तो वह अलग प्रजाति के कहलाएंगे। उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो अलग तरीके के होंगे, मतलब सेम नहीं हो सकता। तो साफ यहाँ कह रहा है कि प्रजातियां एक दूसरे से अलग होती है तथा अलग अलग प्रजातियां, कहा जा रहा है कि प्रजातियां एक दूसरे से अलग होती है लेकिन अलग अलग जो प्रजातियां हैं वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। बात यहाँ पर गौर से सुनिएगा, प्रजातियां सभी अलग अलग होती है। कुछ प्रजातियों के जीन क्या होते हैं? कुछ प्रजातियों के जीन एक समान होती है, लेकिन यानी मान लीजिए कि 90% या 99% के लगभग एक समान होती है। अगर उसमें थोड़ी सी भी भिन्नता होगी तो वह आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रजनन नहीं करेंगे, और ना ही प्रजनन होगा तो वैसे जीव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अगला है आनुवांशिक जैव विविधता। एक ही प्रजाति के भिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। एक ही प्रजाति, हम किसी भी प्रजाति को ले सकते हैं, एक ही प्रजाति होगी। मान लेते हैं कि अगर हम किसी कुत्ते की प्रजाति को लेते हैं तो अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, जंगली अलग होते हैं, पालतू अलग होते हैं, स्पेनिश अलग होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के हैं। तो अलग अलग जो डॉग्स हैं उनकी जो आनुवांशिकता है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, और उस भिन्नता में जो परिवर्तन है, यानी उसमें जो परिवर्तन, उनके जीन में जो परिवर्तन है वही क्या कहलाएगा? आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। कोई भी प्रजाति एक जैसी प्रजाति हो, यानी एक ही प्रजाति हो, और उसके जीन में जो परिवर्तन होगा, उनके जीन में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता के कारण ही भिन्न भिन्न नस्लें देखने को मिलती है। आनुवांशिक जैव विविधता ही एक ऐसी जैव विविधता है जिसके कारण अलग अलग तरीका की नस्लें देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके की जंतुएं देखने को मिलती है, और आनुवांशिक जैव विविधता ही है जिसके कारण जंतु, या हम कह सकते हैं कि प्रजातियां विलुप्त नहीं हो रही है। जो विलुप्त होने से बचाने का काम करती है वो कौन है? तो आनुवांशिक जैव विविधता ही है। आनुवांशिक जैव विविधता के कारण ही प्रजातियां विलुप्त होने से बचाई जा सकती है। यहाँ इसे भी नोट कर दिया गया है, देख लीजिए। आनुवांशिक विविधता ही किसी दूसरे पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने में सहायता करती है। आनुवांशिक जैव विविधता ही एक ऐसी विविधता है जिसके कारण आप किसी भी पर्यावरण में हो और जिस पर्यावरण में आप रह रहे हैं उसी पर्यावरण में वो खुद को स्वयं को ढाल लेती है। ये किसका कारण है, यानी किस कारण होता है? तो ये आनुवांशिक जैव विविधता के कारण ही होता है।
दूसरी बात है आनुवंशिक जैव विविधता की कि किसी प्रजाति के भीतर मौजूद जीनों में होने वाली विविधता आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। साफ बात है, आनुवंशिक जैव विविधता मतलब जीनों में होने वाली विविधता या जीनों में होने वाली भिन्नता। यहाँ भी वही बात है कि आनुवंशिक जैव विविधता किसी भी प्रजाति के जीन में होने वाली विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का मापन क्या है? तो प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि का आकलन, किसी भी प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि का आकलन करना ही जैव विविधता का मापन कहलाता है। मापन का मतलब डायरेक्ट है मापने से, नापने से। तो किसी भी प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि का जब आकलन किया जाता है, उसको जब मापा जाता है, देखा जाता है, तो उसे जैव विविधता का मापन कहेंगे। अब जैव विविधता का मापन किसने दिया? तो सन 1912 में। कब? तो सन 1912 में विटेकर ने क्या बताया कि जैव विविधता के मापन का विभाजन, यानी जैव विविधता के मापन का विभाजन किसने किया? तो जैव विविधता के मापन का जो विभाजन है वह किसने किया? तो वेटकर ने किया था। वेटकर ने कब किया? तो वो 1912 ईस्वी में किया था। और कितने भागों में उसका विभाजन किया? तो 3 भागों में। आइए देखते हैं। साफ है कि जैव विविधता के मापन का विभाजन, तो जैव विविधता के मापन का विभाजन विटेकर ने सन 1912 में, कब? सन 1912 में किया था। यहां में ध्यान क्या रखना है? तो जैव विविधता का विभाजन कब हुआ? तो जैव विविधता का विभाजन हुआ 1912 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? किसने किया? तो विटेकर ने किया था। किसने किया? विटेकर ने किया था। कितने भागों में इसका विभाजन किया गया था? तो इसका विभाजन 3 भागों में किया गया। अल्फा विविधता, इसको हम कह सकते हैं अल्फा जैव विविधता, तो अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। मतलब कितने भागों में? तो विटेकर ने जैव विविधता के मापन को 3 भागों में बांटा था। पहला अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता और तीसरा क्या हो जाएगा? गामा विविधता। आइए देखते हैं कि अल्फा विविधता क्या है। अल्फा विविधता कह रहा है कि किसी पारितंत्र में, किसी पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, प्रजाति की जितनी संख्या होगी वो क्या कहलाएगा? तो अल्फा विविधता कहलाएगा। किसी भी पारितंत्र में प्रजातियों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगा? वो अल्फा विविधता कहलाएगा। दूसरा है बीटा विविधता। बीटा विविधता क्या होगा? तो एक पारितंत्र, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी पारितंत्र में, कोई भी पारितंत्र हो सकता है, यहाँ पर है एक पारितंत्र से प्रजातियों के विस्थापन होने की गणना। कोई भी एक पारितंत्र होगा, उससे जो प्रजाति विस्थापन करेंगे और विस्थापन करने के बाद जो उन प्रजातियों की गणना होगी वो क्या कहलाएगा? तो वो बीटा जैव विविधता कहलाता है। तीसरा है गामा जैव विविधता। एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवास की विविधता। एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रजाति के आवास में जो विविधताएं होंगी, कोई भी प्रजाति हो उसके आवास में जो विविधता होगी वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा गामा जैव विविधता, या हम इसे कह सकते हैं गामा विविधता। उसके बाद हम देखेंगे जैव विविधता का महत्व क्या है। जैव विविधता का महत्व क्या है? जैव विविधता का महत्व कहाँ है? तो सबसे पहले यहाँ नंबर 1 में कई सारे हैं। जैव विविधता के महत्व बहुत ही सारे हैं, क्योंकि मनुष्य के जो जीवन है वो लगभग जैव विविधता पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ क्या है कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसके महत्व क्या क्या है जैव विविधता के? तो सबसे पहला है कि मृदा का निर्माण और मृदा का संरक्षण। जैव विविधता का महत्व क्या है कि मृदा का निर्माण और मृदा का संरक्षण करना, यानी मृदा का निर्माण और मृदा का संरक्षण होता है। दूसरा है कि भोजन और औषधियां। जैव विविधता से भोजन और औषधियां की भी प्राप्ति होती है। तीसरा हो जाएगा आपदाओं से रक्षा, यानी आपदाओं से रक्षा। चौथा हो जाएगा परागण के लिए। पांचवा हो जाएगा पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। और छठा है प्रदूषण के लिए। ये सभी के लिए क्या है? तो जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का तो हमने देखा महत्व। अब हम देखने जा रहे हैं कि जैव विविधता के विलोप के कारण क्या है।
जैव विविधता किस तरीके से विलुप्त होती चली जा रही है, या अगर विलुप्त होगी तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण दो हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण, जैव विविधता के विलुप्त होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक कारण क्या है। तो प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक रूप से खत्म होना, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, प्रजातियां हैं, ये अगर प्राकृतिक रूप से खत्म हो रही है तो हमारी जैव विविधता को खतरा है। दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तीसरा हो जाएगा चक्रवात के कारण हो सकता है, परागण की कमी हो सकती है, उसके बाद उल्कापिंडों के गिरने के कारण हो सकता है, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी के कारण जैव विविधता का विलोप हो सकता है, बाढ़ और सुखाड़ के कारण भी जैव विविधता का विलोप हो सकता है। अगर और हम आगे बात करते हैं तो अन्य कई सारी बीमारियां हैं, इनके कारण भी जैव विविधता विलुप्त हो सकती है। ये रहे प्राकृतिक कारण। अब मानवीय कारण क्या है, हम अब क्या देखेंगे। तो जैव विविधता की समाप्त होने की या विलोप होने की मानवीय कारण क्या हो सकती है। अब तक हमने क्या देखा है, तो जैव विविधता के विलोप होने का प्राकृतिक कारण देखा। क्या देखा, जैव विविधता के विलुप्त होने का प्राकृतिक कारण देखा है। जैव विविधता के विलुप्त होने के जो कारण हैं वो लगभग दो हो सकते हैं, और दो में कौन कौन, तो प्राकृतिक और मानवीय कारण है। प्राकृतिक हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे मानवीय कारण क्या है। हम देखेंगे कि मानवीय कारण क्या हो सकते हैं। तो मानवीय कारण भी कई सारे हैं। सबसे पहला जैसे जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या भी जैव विविधता के विलोप होने का कारण है। दूसरा है कृषि का विस्तार, जिस तरीके से कृषि का विस्तार हो रहा है इससे भी जैव विविधता में कमी आएगी। पेड़ पौधे की कटाई होगी, उसको खेत बनाए जाएंगे, जंगलों को, और तब जाकर के वहां कृषि की जाएगी। तो इस आधार पर मानवीय कारण मानी जा सकती है कृषि का विस्तार। अगला है कि प्रदूषण और अन्य रसायन, जितने भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रदूषण है, ये सभी क्या होंगे, तो ये सभी मानवीय कारण हो सकते हैं जैव विविधता के समाप्त होने की। अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी प्रजातियों का आगमन, यहाँ हमारे देश में विदेशी प्रजातियों का भी आगमन हो रहा है। दूसरा है कि शिकार, जैसे प्रजातियों का, प्राणियों का शिकार यानी जंतुओं का जो शिकार किया जाता है, इससे भी हमारी जैव विविधता में कमियां आ सकती है। अगला है आवासीय विखंडन, यहाँ इससे कनेक्ट इसको कर दीजिए। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट होगा, जनसंख्या बेहिसाब अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आवासीय विखंडन होगा। घर सबके अलग अलग बनेंगे, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आ सकती है, यानी जैव विविधता के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। तो हमने अभी तक क्या डाइवर्सिटी, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन यानी क्या कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण, आज हमें पढ़ना क्या है, तो जैव विविधता का संरक्षण पढ़ना है। अभी तक हम इसके कई पार्ट देख चुके हैं। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का स्तर, उसके बाद हमने देखा कि जैव विविधता को कितने भागों में बांटा गया है। आज जो है वो हमें देखना क्या है, आज हमें पढ़ना क्या है, तो जैव विविधता का संरक्षण पढ़ना है। जैव विविधता का संरक्षण क्या हो सकता है, तो साफ कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण, इसका जो एग्जाम्पल होगा जैव विविधता के संरक्षण का, वो है सीतू कंजर्वेशन। सीतू कंजर्वेशन जैव विविधता का संरक्षण का एग्जाम्पल है। अब इस सीतू कंजर्वेशन में क्या क्या आ जाता है, तो सीतू कंजर्वेशन में है बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसको हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। अगला है एक्वेरियम। मतलब सीतू कंजर्वेशन में हम क्या क्या देखेंगे, तो सीतू कंजर्वेशन में कई पार्ट हैं, सीतू कंजर्वेशन के कई सारे पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्सों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सीतू कंजर्वेशन में क्या क्या है, तो सीतू कंजर्वेशन में है बॉटेनिकल गार्डन, जिसको हम वनस्पति उद्यान कहते हैं। उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम प्राणी उद्यान कहते हैं। उसके बाद होगा क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है एक्वेरियम। अब आता है कि इस सीतू कंजर्वेशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है,
तो सीतु कंजर्वेशन में क्या क्या है, तो इन सीतु कंजर्वेशन, सीतु संरक्षण में, सीतु संरक्षण में क्या क्या हो जाएगा, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पढ़ेंगे हम एक एक करके, इन सभी के डिटेल्स को जानेंगे। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद संरक्षण और सामुदायिक भंडार, जिसको कहेंगे कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व। अगला है समुद्री संरक्षित क्षेत्र, बाघ और हाथी संरक्षण, झील संरक्षण। इन सभी को एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। शुरुआत हम कहां से करेंगे, तो शुरुआत हमारा हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य से। क्या, वन्य जीव अभ्यारण्य, या हम यहां से ले सकते हैं बॉटैनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन से। तो इन सभी को एक एक करके हमें क्या है, इन सभी को एक एक करके हमें पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल्स जानना है। आइए चलते हैं एक एक करके इनके डिटेल्स की तरफ। हमने क्या देखा था सीतु कंजर्वेशन में, सीतु कंजर्वेशन में हमने ये देखा कि सबसे पहला क्या था, तो बॉटैनिकल गार्डन था। तो आइए हम देखते हैं कि बॉटैनिकल गार्डन क्या है और बॉटैनिकल गार्डन कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्राय क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी कि बॉटैनिकल गार्डन में यानी वनस्पति उद्यान में किन चीजों का संग्रह होता है। संग्रह किसका होगा, तो इसमें होता है संग्रह जीवित पौधों का। जितने भी जीवित पौधे हैं उन सभी का संग्रह कहाँ होगा, तो उन सभी का संग्रह किया जाता है कहाँ, तो बॉटैनिकल गार्डन में। वैसे जीव जो विलुप्त होने वाले हों, वैसे पौधे जो विलुप्त होने वाले हों, जिनकी संख्या कम गई हो, तो उनका संग्रह करके उनको रखा जाता है, उनको संभाल कर रखा जा रहा है कहाँ, तो उसी के लिए बनाया गया है बॉटैनिकल गार्डन। ये बॉटैनिकल गार्डन कहाँ, तो ये बॉटैनिकल गार्डन कोलकाता में पड़ती है। इस बॉटैनिकल गार्डन का नाम क्या होगा, तो इसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। भारत में सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान जो है, भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान का नाम क्या होगा, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस है। और ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटैनिकल गार्डन जो है, वनस्पतिक उद्यान जो है, वो कहाँ मौजूद है, तो वो है कहाँ स्थित, तो वो स्थित है कोलकाता में, कोलकाता में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, बॉटैनिकल गार्डन बनाने का उद्देश्य क्या था, तो बॉटैनिकल गार्डन बनाने का मेन उद्देश्य था वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब रिसर्च के मायने में। दूसरी चीज है संरक्षण के लिए, उनकी बचाव के लिए। जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं, उसे बचाने के लिए ही, उसे संरक्षित करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये गार्डन बनाए गए थे। उसके बाद है प्रदर्शन के लिए और शिक्षा के लिए। मतलब बॉटैनिकल गार्डन यानी वनस्पतिक उद्यान का मेन उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा उद्देश्य हो जाएगा संरक्षण, तीसरा है प्रदर्शन, चौथा शिक्षा। यही उसके उद्देश्य है। अब इसका इस्तेमाल यानी प्राय ये है क्या, इसमें होता क्या है, तो जितने भी जीव हैं यानी जितने भी पौधे हैं, बॉटैनिकल गार्डन है उसमें पौधे ही होंगे, तो जितने भी पौधे हैं उन्हें उनके वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसका प्राय क्या है, तो इसका प्राय है कि पौधों को वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे प्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यान, भारत का प्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यान कौन सा होगा, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। आइए अब देखते हैं कि जूलॉजिकल पार्क क्या है। अब हम अगला देखेंगे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। जूलॉजिकल पार्क क्या होगा, तो जूलॉजिकल पार्क को हिंदी में प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर कहते हैं। बात करते हैं कि अब इसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि यह एक ऐसी संस्था है, यह एक ऐसा जगह है जहां कैद में रखे गए विभिन्न प्रकार के जीवित जानवरों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाता है। मतलब चिड़ियाघर से आप साफ समझ रहे होंगे कि वहां किसे रखा जाता है, तो वहां जीवित जानवरों को रखा जाता है, जंतुओं को रखा जाता है, उसका संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए। जो विलुप्त हो रहे हैं उसे बचाने के लिए वहां रखा जाता है। दूसरा उसका काम है प्रदर्शन करना, एंटरटेनमेंट, लोगों को दिखाना। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो जीवित जंतुओं का संरक्षण एवं प्रसार करना। इसका मेन उद्देश्य यही है।
जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान बनाने का जो मेन कारण था वो था जंतुओं का यानी जीव जंतुओं का संरक्षण और प्रसार। संरक्षण और प्रसार ही इसका मेन उद्देश्य था। अगला है कि यह जन सहयोग की सहायता से वन्य जीवों का संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता के लिए जानकारी प्रदान करती है। जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान जो है ये करता क्या है, इसका काम क्या है? तो मैन इसका काम क्या है कि यह जन सहयोग की सहायता से, इसकी सहायता कौन कर रहा है, इसका सहायता किसकी सहायता ले रहे हैं, तो जन सहयोग की सहायता से वन्य जीवों के संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता के लिए जानकारी प्रदान करती है। लोगों को वन्य जीव के बारे में जागरूक करना, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, ये सभी काम किसका है, तो ये काम है जूलॉजिकल पार्क यानी वन्य प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर हम कह सकते हैं। अगला है कि और क्या इसका रूप होगा, और क्या काम ये करती है, तो यह रोजगार और टिकाऊ जीवन के लिए इको पर्यटन प्रदान करता है। यहाँ पर मैन क्या होगा कि यह प्रदान क्या करता है, तो यह इको पर्यटन प्रदान करता है। और ये इको पर्यटन क्यों प्रदान करता है, तो रोजगार और टिकाऊ जीवन के लिए, रोजगार और टिकाऊ जीवन के लिए यह इको पर्यटन प्रदान करता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलता है कल की नई क्लास में। धन्यवाद।